तो देखो लास्ट क्लास में हमने कुछ लॉस की बात करी थी, ठीक है। एक बार बहुत टाइम बाद हम वापस मिल रहे हैं, तो एक बार लॉस के बारे में देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोलता था ये? अरे क्या बोलता था? मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल, उसको हम क्या बोलते हैं? मतलब वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं तुमको एक चीज और बता दूं, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग जो डिपेंड करती है, वो किस पे डिपेंड करती है? 10th क्लास में ही पढ़ते हुए आ रहे हो तुम, है ना। किस पे डिपेंड करती है वो? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब डिपेंड नहीं बोलेंगे उसको, ये बोलेंगे फॉलो करती है। अगर हम बैलेंसिंग कर रहे हैं तो वो किसको फॉलो करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ध्यान में रखते हुए हम बैलेंसिंग कर रहे हैं। ये 10th क्लास में भी क्वेश्चन था और ये मैं अभी भी बता दिया, बात समझ में आ गई। सेकंड लॉ हमने क्या पढ़ा था? सेकंड लॉ हमने, इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि सर मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर मास ऑफ प्रोडक्ट। सेकंड लॉ क्या था? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक। ये क्या कहता था? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता था? कि सर सोर्स कुछ भी हो, ठीक है, सोर्स कुछ भी हो कंपाउंड का, उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनका जो मास रेशियो होगा वो क्या होगा? सेम हो। क्या इतनी बात समझ में आती है? चाहे सर सोर्स कुछ भी हो, चाहे जैसे फॉर एग्जांपल, वैसे मेरे हिसाब से तुमको लास्ट क्लास में समझ में आ गया होगा कि सर H2O चाहे कहीं से भी मिल रहा हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो होगा वो हमेशा कितना आएगा? 1:8 आएगा। कितना आएगा बच्चा? 1:, बात समझ में आती। तीसरे लो की तरफ बढ़ू गया? अरे बढ़ू गया। चलो तो तीसरा लो क्या था? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक बार रिवाइज हो रहा है हमारा, है ना, भूल गए होंगे। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। हाँ भाई, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता था? कि सर दो एटम कंबाइन होके, दो दो एलिमेंट कंबाइन होके दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। अरे भूल गए क्या यार? जैसे कार्बन और ऑक्सीजन क्या बना रहा था? सीओ और CO2। सर उसमें एक एलिमेंट क्या होता है, उसका मास क्या कर देते हैं हम? फिक्स। एक एलिमेंट का मास क्या कर देते हैं? फिक्स। जैसे मैंने यहाँ पे किसका मास फिक्स कर दिया? कार्बन। तो जो बाकी जो बचे एलिमेंट, उनका जो मास रेशियो होगा वो हमेशा सिंपल रेशियो आएगा। जैसे यहां से क्या आएगा? सीओ से क्या आएगा? जो ऑक्सीजन आएगा, और CO2 से जो ऑक्सीजन आएगा, उसका जो मास रेशियो हम बात करेंगे तो यहां से तो क्या आएगा? 16, और यहां से क्या आएगा? 32, क्योंकि दो ऑक्सीजन है ना बच्चा। तो कितना आएगा रेशियो? 1:2। बात समझ में आ रही? ये हमारा कौन सा लो था? थर्ड लो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसके बाद ये बात, इसके एग्जाम्पल कैसे फाइंड करते हैं? एग्जाम में कैसे फाइंड करेंगे? कि सर दो एलिमेंट होने चाहिए। अरे कितने एलिमेंट होने चाहिए? दो। दो एलिमेंट कंबाइन होके दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें एक एलिमेंट हमने फिक्स कर दिया और दूसरे का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा? सिंपल रेशियो होगा। बात समझ में आती? इसके बाद हमने पढ़ा था फोर्थ लो। फोर्थ लो की अगर हम बात करें तो फोर्थ लो क्या पढ़ा था भाई? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ, इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, बट मेरे को लगता है कि अगर तुमको समझ में आ गया हो तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक। ये क्या कहता था, एक बार वापस देख लो। ये क्या कहता था कि जैसे मान लो यहाँ पे तुमने लिया HS और O। क्या लिया? HS और O। तो तुमने लिया जैसे ये तो हम S बीच में लेना पड़ेगा ऐसा, किसी को भी ले सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है, कि कितने एलिमेंट्स होने चाहिए इसमें? तीन एलिमेंट्स होने चाहिए। कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? तीन। और तीन एलिमेंट्स कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? कंपाउंड। क्या बात समझ में आ रही? देखने के लिए तो ये बहुत आसान है, मैं देखने का तरीका बताऊं कैसे कैसे देखते हैं। जैसे NaCl, NaBr, NaI, क्या ये लॉ ऑफ कांस्टेंट, ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सर तीन से ज्यादा एलिमेंट आ गए। अरे तीन से ज्यादा क्या आ गए? एलिमेंट आ गए। लेकिन सर अगर मैंने बात करी, जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे सर आपने बात करी CH4, CO2 और H2, CH4, CO2 और H2O, तो बताओ एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो एलिमेंट को हटा दो, बाकी जो दो एलिमेंट बने उससे कंपाउंड बन रहा है, नहीं बन रहा? मतलब ये लॉ ऑफ किसको? रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हैं। इसकी हमने डिटेल में बात कर ली थी। क्या बात समझ में आ गई?
लो को देखना बहुत आसान है। कैसे देखना है कि सर, जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया H2S, ठीक है, और मैंने लिया SO2, और मैंने लिया क्या, H2। बताओ क्या ये फॉलो करेंगे? करेंगे। देखो तीन एलिमेंट है, देखो तीन, इसमें सल्फर कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे सल्फर कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना कॉमन। और सल्फर को छोड़ दो, बाकी दो एलिमेंट क्या क्या बचे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उससे तीसरा कंपाउंड बन रहा है, नहीं बन रहा? मतलब बहुत आसान है तरीका। क्या आसान है कि सर तीन एलिमेंट होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, कॉमन, फिक्स कर देते हैं हम उसको। अरे बात समझ में आ रही है? और बाकी दो एलिमेंट से वो तीसरा कंपाउंड बनना चाहिए। उसको हम बोल, वो किस लॉ को फॉलो करेगा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। ये चार लॉ हमने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिए थे। अरे कोई दिक्कत है क्या? चलो, तो अब हम बढ़ते हैं कौन से लॉ की तरफ, फिफ्थ लॉ की तरफ। कौन से लॉ की तरफ बढ़ते हैं, फिफ्थ लॉ की तरफ। चलो, तो फिफ्थ लॉ कौन सा है? फिफ्थ लॉ है हमारे पास गे लुसेक लॉ। ये शायद मैं बोल के तो गया था, है? नहीं बोल के गया था, चलो कोई बात नहीं, सुन लो अब। गे लुसेक लॉ, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ब्रैकेट में लिख लो, लिखो। फिफ्थ लॉ लिखो, गे लुसेक लॉ। फिफ्थ लॉ लिखो, गे लुसेक लॉ, और ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, क्या लिखोगे, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ब्रैकेट में लिख लो, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। अरे लिख लिया क्या? अब देखो ये कहता क्या है, ठीक है ना? सब बच्चे इधर ध्यान दें, है ना? क्या कहता है, पेन रख दो एक बार नीचे। हाँ भाई, क्या कहता है, देखना भाई ध्यान से, कि भैया अगर रिएक्टेंट जो रिएक्ट कर रही हैं गैसेज हैं, ध्यान से सुनना भाई, ये गैसेज है, ये मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं। बताओ इस रिएक्शन में कोई दिक्कत है क्या? सर रिएक्शन लिख दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो रिएक्टेंट रिएक्ट करती है ना, जो गैसेज रिएक्ट करती हैं, वो सिंपल रेशियो में रिएक्ट करती है। किसमें रिएक्ट करती हैं, सिंपल रेशियो में। और एक खास बात और, अगर बनने वाला प्रोडक्ट भी गैस है, अगर बनने वाला प्रोडक्ट भी गैस है, तो इन तीनों का रेशियो कैसा आएगा, सिंपल रेशियो आएगा। इन तीनों का भी रेशियो कैसा आएगा, सिंपल। बट इसमें एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड प्रेशर। जब हम स्टैइक्योमेट्री पढ़ लेंगे ना, उसमें बहुत लोग, बहुत ज्यादा काम में आता है ये लोग। देखो रेशियो कैसे बोल रहा हूं, देखना ध्यान से। यहाँ पे अगर मैं तुम्हारी बात करूं, ठीक है, इसको थोड़ा साइड में लिख लेते, टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे बताओ ये क्या है, वन है ना? अरे इसका, वैसे अभी स्टैइक्योमेट्री पढ़ी नहीं, बट थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे तो तुम्हारे चमकेगा। अभी मैं समझा देता हूँ, इनको बोलते हैं स्टैइक्योमेट्री कोफिशिएंट। वन, थ्री और टू को क्या बोलते हैं, स्टैइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जो अगर रेशियो देखा जाता है तो वो स्टैइक्योमेट्रिक रेशियो में देख रहा हूँ। अरे बात समझ में आ रही है? जैसे कि इसकी एक वॉल्यूम इसके कितने वॉल्यूम से रिएक्ट कर रही है, तीन वॉल्यूम से। कितने वॉल्यूम से रिएक्ट कर रही है, तीन वॉल्यूम। ये अभी हमने स्टैइक्यो नहीं पढ़ा, बट मैं फिर भी तुमसे उसी तरीके से बता रहा हूँ जैसे मैं स्टैइक्यो में बताऊंगा, कि एक वॉल्यूम इसकी कितनी वॉल्यूम से रिएक्ट कर रही है, तीन से। देखो डायरेक्ट देखो, ये वॉल्यूम, अरे हाँ या ना? कितनी वॉल्यूम फॉर्म फॉर्म कर रही है, दो। अब ये वॉल्यूम लीटर में भी हो सकती है, और ml में भी हो सकती है, और सेंटीमीटर क्यूब में भी हो सकती है, और मीटर क्यूब में भी हो सकती है, किसी में भी हो सकती है। वापिस समझो कि सर अगर 1 ml इसका रिएक्ट कर रहा है, तो ये कितने ml से रिएक्ट करेगा, 3 ml से। और कितना फॉर्म होगा, यही तो बोल रहा हूँ। सर इसका 1 लीटर अगर रिएक्ट कर रहा है, तो इसका कितना करेगा, कितना फॉर्म होगा। और कंडीशन क्या है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इनका रेशियो देखो, रेशियो देखो क्या आएगा, 1:3:2, क्या आएगा, 2। ये किसका रेशियो है, N2H2 और NH3। बोलो बात समझ में आ रही है? आया ना सिंपल रेशियो? ठीक है, तो इसका ये क्या कहता है वो लिख लेते हैं, लिखो, लिखो, लिखो। गैसेस, गैसेस कंबाइन, गैसेस कंबाइन इन सिंपल रेशियो, gases combine in simple ratio, in simple ratio their volumes, in simple ratio their volumes to form, to form product, to form product,
and if the product and if the product form form is also a gas form is also a gas it will bear the bear it will bear the simple whole ratio it will bear the simple वॉल्यूम रेशियो करो उसको सिंपल वॉल्यूम रेशियो विद द रिएक्टेंट गैसेस सिंपल वॉल्यूम रेशियो विद द रिएक्टेंट गैसेस देखो सिंपल रेशियो तो है यहाँ पे नाइट्रोजन गैस कितना 1 हाइड्रोजन गैस का बेटा नाइट्रोजन गैस का 1 हाइड्रोजन गैस का 3 NH3 का तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना बस इतना सा कह रहा है कि जो रेशियो होता है वो कैसा आता है सिंपल बट कंडीशन डाल दी उसने कि भैया बनने वाला प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए गैस कुल मिला के ये बात है कि गैस गैस के बीच रिलेशन लगा सकते टोटल बात कंक्लूजन बताऊं कंक्लूजन इतना सा है कि तुम किस किस के बीच रिलेशन लगा सकते हो गैस और गैस के बीच वॉल्यूम का रिलेशन लगा सकते हो कंडीशन ये एट सेम टेम्परेचर एंड लिखो इसको लिखो फटाफट लिख लिया क्या ठीक है ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें H2O2 और H2O का एग्जांपल देखने को मिलेगा ठीक है उसमें 100 ml से एग्जांपल दे रखा है दिखाऊं क्या ये रहा देखो H2 गैस O2 गैस और ये यहाँ पे बना रहा था क्या 2H2 गैस ठीक अरे इतनी बात समझ में आ रही है ये क्या बैलेंस है क्या रिएक्शन नहीं है यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा 2 क्या लगाना पड़ेगा क्या ये लो हम हर जगह लगा सकते हैं ना प्रोडक्ट भी क्या बनना चाहिए गैस उसके सिंपल रेशियो में बनती है उसके सिंपल रेशियो में जैसे ये अगर 100 ml रिएक्ट कर रही थी तो भैया ये कितनी रिएक्ट कर रही थी 50 ये याद नहीं करना कुछ क्या ये याद करना है हमको नहीं करना बताओ ये कितनी फॉर्म हो रही होगी 100 रेशियो की बात करेंगे तो कितना आएगा 1 2 आया कि नहीं आया सिंपल रेशियो आ गया ना लिख लो इससे एग्जाम लिखो लिख लिया क्या चल तुमको अभी समझ में आ जाएगा ये अवोगाद्रो लो जैसा ही है ना देखो जो नेक्स्ट लो है 6 वो कौन सा लो है अवोगाद्रोज लो अवोगाद्रोज लो ठीक है और ऑब्वियसली किसने दिया होगा अवोगाद्रो ने ठीक है ना लिख लो अवोगाद्रोज लिख लो अवोगाद्रोज लो देखो क्या बोलता है इधर आओ भाई ये बोलता है देखो हमने पीवी कस टू एनआरटी पढ़ा था क्या अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था अब मैं इसको दो गैस के लिए बात कर रहा हूं ध्यान से देखना और कंडीशन इसमें डाल दी मैंने एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन क्या डाल दी बच्चा एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर जो थोड़ी देर पहले डाली थी एक ध्यान से देखना दो गैसेज है ध्यान से देखना बेटा गैस 1 गैस 2 देख रहे हो ना सब ध्यान से इधर हाँ ठीक है गैस 1 प्रेशर और टेम्परेचर सेम है प्रेशर और टेम्परेचर क्या है सेम है तो बताओ यहां पे तुम डायरेक्ट लिख सकते हो क्या V1 बराबर N1 की लिख के बताऊं अरे V1 इसको तुम ऐसे लिख सकते हो ना P1 V1 ओ P1 तो आएगा नहीं क्या है प्रेशर P V1 N1 RT और यहाँ पे क्या लिख सकते हो P V2 N बराबर N2 RT अरे क्योंकि R तो कांस्टेंट होता है प्रेशर हमने कांस्टेंट कर दिया और टेम्परेचर भी क्या कर दिया कांस्टेंट इन दोनों रिलेशन से क्या निकल के आ रहा है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट एम वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट अरे तुमने पीवी कस टू एनआरटी में प्रेशर कांस्टेंट कर दिया पीवी कस टू एनआरटी में प्रेशर कांस्टेंट कर दिया और टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा एन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा एन अब हम यहां से ये बोल सकते हैं क्या कि इफ ध्यान से देखना बच्चा इफ V1 बराबर V2 तो क्या बोल सकते हैं बताओ N1 बराबर
ये बोलता है क्या? अवोगाद्रो लो। क्या बोलता है, ध्यान से सुनो, कि अगर दो गैसेस की वॉल्यूम सेम है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उनके मोल्स भी क्या होंगे? सेम। और मेरे को एक चीज बताओ, मोलिक्यूल कैसे निकालते थे हम? अरे नंबर ऑफ मोलिक्यूल कैसे निकालते थे? भूल गए कि ये तो बैठ गया होगा यार, ये तो सपनों में भी याद आता होगा अब तो, है ना? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर क्या होता है? मोल इंटू Na। तो भैया अगर मोल सेम है तो मॉलिक्यूल भी क्या होंगे? सेम होंगे। ये कहता है कौन सा लो? अवोगाद्रो लो। ये पूछा जा चुका है एक बार नीट में। यही इसका स्टेटमेंट, कि अगर दो गैसेस की वॉल्यूम सेम है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो उनके मोल क्या होंगे? सेम। उनके मोलिक्यूल भी क्या होंगे? सेम। बट बट हमने नंबर ऑफ एटम निकालना सीखा था। अरे हाँ या ना? तो उसमें एटमसिटीज को मल्टीप्लाई करते थे। तो क्या एटम सेम हो सकते हैं क्या? बस समझ, अरे तुम समझदार ज्यादा। तुम अगर इतना चमक पा रहे हैं ना तुम्हारे, मतलब तुम ये समझ लो कि तुम बहुत आगे बढ़ते जा रहे हो बहुत जल्दी। कि अगर तुमने टीचर से पहले, मैं ऐसे ही होता है, अगर हम टाइम लेके पढ़ते हैं मोल निकालना अच्छे से आ जाता है, तो ऐसे ही होता है कि आंसर फिर खुद आ जाता है। भाई तुमने खुद ने बोला कि सर क्या करते थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू क्या करते थे? एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी तो सर अलग अलग हो सकती है ना, लेकिन मॉलिक्यूल तो क्या होंगे? सेम। क्या ये पूरी पिक्चर समझ में आ गई? तो पहले तो लॉ लिख लेते हैं, लिखो। लिखो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, equal volume of all gases under similar conditions, under similar conditions of pressure and temperature, of pressure and temperature, comma, contain, comma, contain equal number of moles, comma, contain equal number of moles, and hence equal number of molecules, and hence equal number of molecules, equal number of molecules, ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो एटम्स, ब्रैकेट में लिखो एटम्स में बी डिफरेंट, ब्रैकेट में लिखो एटम्स में बी डिफरेंट। अरे क्या बात समझ में आ गई है? क्या ये पूरी पिक्चर समझ में आ गई है? लिख डालो इसको फटाफट, लिखो। लिखो, मैं साइड हो गया। हाँ बेटा, आ जाओ। तो लिख लिया सबने? तो देखो इसको मैं और एक अच्छे तरीके से और बता सकते हैं हम। देखो, जैसे गैसेस दे रखी है हमारे पास, देखना सब बच्चे इधर देखना है ना ध्यान से। गैसेस दे रखी है हमारे पास, CO2, CO, N2 और NO2 ले लेते हैं। ठीक, ये सारी गैसेस है, ठीक है। और इनकी वॉल्यूम दे रखी है, बहुत ही आसान लो है ना, आ गया होगा वैसे समझ में। वॉल्यूम दे रखी है वी 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 वी। ठीक, तो बताओ इनके मोल क्या? अच्छा कंडीशन है, अरे भैया कंडीशन साथ में चल रही है। अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो ये लो मत लगा देना, गलती से भी मत लगा देना। बात समझ में आ गई ना? एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब भी हम बोल पा रहे हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। ठीक है। हाँ भाई, मोल क्या होंगे? अरे मोल क्या होंगे? एन 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 एन। बात समझ, तुम्हारी मर्जी, एम मान लेना, ठीक है ना? वैसे तुम ज्यादा समझदार हो गए कि ठीक है हमको सब समझ में आता है, हमने यहाँ पे एन मान लिया तो सबके एन ही होंगे। बताओ, मोलिक्यूल मान लिए, मोल इंटू क्या करते हैं? तो मोल इंटू, मोल इंटू, तो जब समझ में आ रहा है तो फिर लिखना चालू करो, और क्या? मोल इंटू एन है, मोल इंटू एन, खत्म बात। और एटम निकाल लेते हैं तो तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मोल इंटू एन ए इंटू एटमिसिटी 3, मोल इंटू एन ए इंटू एटमिसिटी, मोल इंटू एन ए इंटू एटमिसिटी, मोल इंटू एन ए इंटू एटमिसिटी। हाँ भाई, तेरा डाउट था, देख ले इधर, तेरा डाउट था ना? अगर एटमिसिटी सेम हो गई तो नंबर ऑफ एटम भी क्या हो जाएंगे? सेम। ये रहा, आराम से लिख लो, आराम से लिख लो।
लिख लिया क्या? बात समझ में आ रही? क्या समझ में आया बता, बोले ना यार, बोले देना, हाँ बोल। फिर वही बात, फिर वही बात। ये जो इक्वेशन है वो किस पे लगाता था? बात खत्म हो गई। भाई गैस से लिक्विड को हम लिंक नहीं कर सकते, लेकिन गैस से गैस को हम लिंक कर सकते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ। वॉल्यूम वॉल्यूम अभी समझ में आ जाएगा कि जब मैं स्टैइकियोमेट्री बस चालू होने वाला है टॉपिक, थोड़ा सा पेशेंस रखो। क्लियर हो गया तेरा डाउट? चल, तो नेक्स्ट टॉपिक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टैइकियोमेट्री। स्टैइकियोमेट्री हेडिंग डाल लो, स्टैइकियोमेट्री एंड स्टैइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। स्टैइकियोमेट्री एंड स्टैइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। आराम से समझेंगे है ना, कोई जल्दी नहीं हमको, ठीक है? जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं। स्टैइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस चालू करेंगे समझना, ठीक है? तो ये स्टैइकियोमेट्री वर्ड का मतलब समझ लो पहले तो स्टैइकियोमेट्री वर्ड की हम बात करें, स्टैइकियोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर चैप्टर में काम आएगा, ठीक है? ठीक है, तो इसको ये कहां से बना? स्टैइकियोन और मेट्रॉन। लिख लो मेरे साथ साथ, लिख लो, जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ बस। स्टैइकियोन मतलब एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम, और मेजर की बात, मेट्रॉन मतलब मेजर, मतलब एलिमेंट का हम मास, अगर गैस है तो वॉल्यूम मेजर करते हैं। देखो, STOI। मेजरमेंट वाला पोर्शन चालू हो गया, ठीक है ना? कौन सा पोर्शन चालू हो गया? मेजरमेंट वाला। इसमें हम एलिमेंट का मास कैलकुलेट करते हुए नजर आएंगे, मोल्स कैलकुलेट करते हुए नजर आएंगे, वॉल्यूम कैलकुलेट करते हुए नजर आएंगे। बट वॉल्यूम किस केस में कैलकुलेट करेंगे? गैस के केस। कौन से केस में? गैस। जैसे आओ, वो शुभ घड़ी आ चुकी है, ठीक है? एनसीईआरटी का ही हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। CH4 गैस, O2 गैस, CO2 गैस और H2O गैस। इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि रिएक्शन क्या होनी चाहिए? बैलेंस। अगर बैलेंस नहीं करोगे तो पाप लगेगा भाई। सबसे सिंपल सिंपल सी बात इतनी सी है कि रिएक्शन क्या होनी चाहिए सबसे पहले। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। कार्बन एक है, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 4। वहां पे कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। वहां पे ऑक्सीजन गिनो, 2 और 2 4, तो यहाँ पे भी कितने हो गए? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो मैंने प्यारी प्यारी सी चीजें लिखी है ना, यहाँ पे ये जो वन जो तुमको दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे ये जो वन जो तुमको दिखाई नहीं दे रहा, जो मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, ठीक है ना? तो ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ये जो मैं 10th क्लास से बताते हुए आता हूँ, अगर कभी मौका मिलता है तो, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है? तो ये है हमारा 1, ये हमारा 2, 1 2, और यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे क्या हो गया? 1, और यहाँ पे क्या हो गया? 2। इनको बोलते हैं क्या? स्टैइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। इसमें हम डील कर सकते हैं, मोल्स मोल्स में तो कर ही सकते हैं, लेकिन साथ के साथ हम इसमें डील कर सकते हैं मास और वॉल्यूम। और वॉल्यूम किस केस में? गैस के केस। लिखो, वॉल्यूम किस केस में? गैस के केस। इन गैसेस, इन गैसेस। इतनी बारीकी से हम इन चीजों को समझ लेंगे ना, क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। लिख लिया?
स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट लिख लिया। आगे बढ़े। चल, अब इसी रिएक्शन को हम, अब इस रिएक्शन को तो वापस क्या लिखेंगे, या फिर इसी को लिख लेते हैं, चलो इससे डील कर लेते हैं। इसी रिएक्शन को हम वापस डील कर लेते हैं। CH4 गैस प्लस 2O2 गैस विच गिव्स CO2 गैस एंड 2H2O गैस। बात समझ में आ रही है? ठीक। अब मैं इसको सबसे पहले तो डील कर रहा हूं मोल्स मोल्स में। किस में डील कर रहा हूं? मोल्स मोल्स में। ध्यान से देखना, आराम से, है ना, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो, इसका एक मोल इसके कितने मोल से रिएक्ट कर रहा है? 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है। कितना मोल फॉर्म हो रहा है? 1 मोल फॉर्म हो रहा है। और इसका कितना मोल फॉर्म हो रहा है? 2 मोल। केवल स्टैइकियोमेट्री से बता रहा हूं। किससे बता रहा हूं? स्टैइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देख रहे हैं। अब मोल की जगह आ जाते हैं मास, या मोल से पहले आ जाते हैं मॉलिक्यूल। क्या आ जाते हैं? मॉलिक्यूल। बताओ, इसका एक मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के? 2 मॉलिक्यूल से। अरे कितने मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है? कितना मॉलिक्यूल CO2 का फॉर्म कर रहा है? 1 मॉलिक्यूल। कितना फॉर्म कर रहा है? 1। और कितने मॉलिक्यूल H2O के बना रहा है? 2 मॉलिक्यूल H2O के बना रहा है। बताओ, कोई दिक्कत वाली बात? अरे है क्या? इतनी बात समझ में आती? ठीक, चल, आ जाते हैं मास वाले रिलेशन। हाँ भाई, बताओ, 1 मोल CH4 का मास कितना होता है? यार 16 ग्राम। कितना? बताओ, 16 ग्राम जब CH4 रिएक्ट कर रहा है तो ऑक्सीजन के कितने से रिएक्ट कर रहा होगा? 32 ग्राम। 2 मोल है ना यार। मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया ना यार। इसमें आ जाओ, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बना रहा होगा? 44 ग्राम। हाँ भाई, 2 इंटू इसका मोलर मास कितना? 18 इंटू 2, कितना ग्राम हो गया? 36। हाँ भाई बेटा। हाँ, तो 64 लिखो, शाबाश। ये लो, सही है। और बता। बेटा गैस है ना, देखिए आप। H2O, स्टीम भी कोई चीज होती है? नहीं नहीं, कोई बात, कोई बात नहीं, है ना। ठीक है, होता है, ऐसा ऐसा होता है। ठीक है। हाँ भाई, आगे बढ़े। ठीक है, अब मैं इसको लिख रहा हूं वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। हाँ भाई, एक मोल वॉल्यूम की वॉल्यूम क्या, एक मोल वॉल्यूम की, क्या बोल रहे हो, एक मोल गैस की वॉल्यूम क्या थी STP पे? 7 बोला करो। बोलते टाइम हमेशा 7 बोलोगे, क्या बोलोगे? और कैलकुलेशन करते टाइम सोचोगे कि कैलकुलेशन किससे आसान हो रही है। बात समझ में आ गई? तो एक मोल गैस की वॉल्यूम क्या होगी? 22.7 लीटर। तो मेरे को एक चीज बताओ, जब 22.7 लीटर CH4 के इसके कितने से रिएक्ट करेंगे? अरे बोलो यार, 2 इंटू 1 इंटू 22.7 लीटर। हाँ भाई, 2 इंटू 22.7 लीटर। लेकिन ये रिलेशन तुम गैस गैस में लगा सकते हो। अगर यहाँ पे लिक्विड होता तो ये मत लिख देना गलती से भी, क्योंकि जो हमने वो फॉर्मूला पढ़ा था वो किसके लिए पढ़ा था? गैस के लिए पढ़ा था। किसके लिए पढ़ा था? उसमें बड़े बड़े वर्ड्स में भी लिखा था नॉट फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। लिखा था कि नहीं लिखा था? वो वाला जो फॉर्मूला है STP वाला, वो केवल और केवल किसके लिए लग रहा था? गैस। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं देखो किसी भी तरीके से पढ़ सकता हूं इसको। कैसे? कि जब 1 मोल CH4 64 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो 1 मोल CO2 और 36 ग्राम H2O बना। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे क्वेश्चन। हम तो हमेशा क्या करेंगे? मोल निकाल लें, मोल मोल में खेलेंगे। किस में खेलेंगे? चाहे क्वेश्चन ने कुछ भी पूछा हो, चाहे वेट पूछा हो, चाहे वॉल्यूम पूछी हो, चाहे मोल पूछे हो, हम हमेशा कौन सा रिलेशन यूज में लिया करेंगे? मोल मोल रिलेशन। इस रिलेशन से यार, ये जैसे 1 मोल इसका रिएक्ट कर रहा है कितने से? इसका 1 मोल बना रहा है, और इसके कितने बना रहा है? 2 मोल। ये स्टैइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में ही तो बोल रहा हूं मैं यार। अब इसको मैं कैसे पढ़ सकता हूं कि 1 मोल CH4, ये कितना है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 45.4। अरे हाँ या ना? तो 1 मोल CH4 45.4 लीटर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 1 मोल CO2 बना रहा है, और 2 मोल H2।
इतनी बात समझ में आ रही। बट हम तो हमेशा कैलकुलेशन किससे करेंगे? मोल मोल रिलेशन से। चाहे क्वेश्चन है, चाहे वेट पूछा हो, चाहे वॉल्यूम पूछी हो, ये जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ ना, बोलने से समझ में नहीं आएगी, किससे समझ में आएगी? क्वेश्चन से। पहले तो इसको लिखो, लिखो इसको। ये बच्ची बोल रही है कि सर यहाँ पे आप एन ए मोलिक्यूल लिख सकते थे। बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे भाई, एन ए मोलिक्यूल जब इसका रिएक्ट करेगा कितने से? 2Na से। लेकिन जब मोल दे रखा हो ना, जब बात कर रहे हैं ना हम, और ये कितने बनाएगा इसके एन ए, और ये कितने बनाएगा 2A। लेकिन क्या मोलिक्यूल नहीं लिख सकते क्या? एक मोलिक्यूल भी तो बोल सकता हूं इसको कि एक मोलिक्यूल CH4। बोल तो मैं कुछ भी सकता हूं। मोल में भी बोल सकता हूं, मोलिक्यूल में भी बोल सकता हूं, मास में भी बोल सकता हूं, वॉल्यूम में भी बोल सकता हूं। तो वही तो बोला मैंने। लिखो। हाँ भाई, तो आगे बढ़े। चल, आगे बढ़। तो लिखो, क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम। लिखो पहला क्वेश्चन। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस required hydrogen gas required to produce 20 mole ammonia to produce 20 mole of ammonia through 20 moles of ammonia through Haber's process through Haber's process। बताओ इसके क्वेश्चन की जो खास बात है, वो सबसे बड़ी क्या खास बात है? क्वेश्चन तो आसान ही होते हैं, कैलकुलेशन तो ठीक ठीक ही आएगी, लेकिन इसमें रिएक्शन पता होना जरूरी होता है। ये जो क्वेश्चन को हार्ड, पता है कैसे बना सकते हैं? कि इसमें ऐसी रिएक्शन डाल दे जो या तो तुमको याद नहीं हो, या तुमको ऑब्वियसली, ठीक है, या बताई नहीं गई हो। ठीक है, तो तुम जैसे जैसे केमिस्ट्री को पढ़ते हुए जाओगे ना, वैसे वैसे तुमको रिएक्शंस पता चलती जाएगी। अभी तो मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा ना, उन सब में रिएक्शन लिखाऊंगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा, बट अलग अलग तरीके के कराऊंगा। ठीक है, जिससे हमको बहुत सारे रिएक्शन तो पता हो जाए। ठीक है ना? चल, तो सर हैबर प्रोसेस क्या होता है, सीख लो आज ही। कि सर जब नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करती है, तो वो बनाती है अमोनिया। कौन सी गैस बनाती है? अमोनिया गैस। बात समझ में आ रही? ठीक। ये N2 है, वैसे तो तुमको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चल। तो क्वेश्चन ने, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो कि स्टैइकियोमेट्री को यूज में कैसे लेते हैं। हमने बोला ना, मोल मोल से खेलेंगे हम हमेशा। किससे खेलेंगे? और पहला क्वेश्चन तो मैंने इतना सिंपल दिया है कि मोल ही पूछ लिए। अरे पहले क्वेश्चन में क्या पूछे हैं यार? मोल ही पूछे है ना। ठीक है, दे क्या रखा है? 20 मोल्स ऑफ अमोनिया गिवन है ना? अरे हाँ या ना? और इसके मोल पूछे है ना? अब ध्यान से सुन लो। स्टैइकियोमेट्री कुछ भी नहीं है, एक यूनिटरी मेथड है जो तुम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। कौन सा मेथड है? यूनिटरी मेथड है जो तुम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, लेकिन बच्चों को यही समझ में नहीं आता लगाना कहां पे है। ध्यान से सुनो, मैं जो बात बोल रहा हूं ना, अगर वो पकड़ के बैठ गए ना, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या बोल रहा हूं मैं? कि यूनिटरी मेथड यानी स्टैइकियोमेट्री वहां लगानी है जो क्वेश्चन ने दे रखा है और जो क्वेश्चन ने पूछा है। बात समझ में आ गई? एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। स्टैइकियोमेट्री मतलब यूनिटरी मेथड हमको वहां लगाना है जो क्वेश्चन में दे रखा है और जो क्वेश्चन ने पूछा। अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मतलब क्या दे रखा है? अमोनियम। क्या पूछा है? हाइड्रोजन गैस क्यों? कोई दिक्कत है क्या? और सबसे अच्छा, तुमने लिखा नहीं लिखा, रिएक्शन शुड बी बैलेंस, ऊपर ऊपर लिख लो 2 स्टार लगा के। स्टैइकियोमेट्री में रिएक्शन क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। रिएक्शन शुड बी बैलेंस। खतरा लिख दो उस पे भले ही, है ना? अगर ये याद नहीं रहा तो क्वेश्चन गलती होगा बच्चा। ठीक है, क्वेश्चन गलती होगा। देखो कैसे करेंगे, आओ आओ। बताओ, 3 मोल हाइड्रोजन, मोल मोल से खेल रहा हूं, रिएक्शन से पढ़ रहा हूं। इधर देखो सब बच्चे, लिखने से कुछ नहीं होगा। ठीक है ना? इधर देखो, 3 मोल हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है कितने मोल अमोनिया बनाने के लिए? 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए। अमोनिया मतलब NH3। अरे हाँ या ना? अब ध्यान से सुनो, एक और स्टेप। पहली स्टेप क्या? पहली स्टेप तो ये कि स्टैइकियोमेट्री किस किस के बीच लगानी है। किस किस के बीच लगानी है? जो क्वेश्चन ने, और जो क्वेश्चन ने
अगर ये बैठ गया ना भाई, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दूसरा, दूसरा क्या, यूनिटरी वहां लगानी है जो क्वेश्चन ने पूछा है। यूनिटरी वहां लगानी है जो क्वेश्चन ने, बताओ क्वेश्चन ने क्या पूछा है। तो कहाँ लगाओगे, ऐसे लगाओगे। कैसे लगाओगे कि सर दो, 1 मोल अमोनिया बनाने के लिए 3/2 मोल हाइड्रोजन चाहिए। ये नहीं आता बच्चों को समझ में, इसलिए तो मोल हार्ड लगता है फिर। तुमको लग रहा है कि ये हाँ चीजें आसान है, बट ये एक्चुअल में स्टार्टिंग का चैप्टर होता है। सबसे पहला चैप्टर होता है, 10 से हम 4 चैप्टर याद करके भी परसेंटेज बन जाती है। ठीक है, तो क्योंकि 4 चैप्टर केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट तो बहुत कम है, अगर कोई टीचर ऐसे ही बस पढ़ा रहा है तो, और नहीं तो लिंक कर रहा है तो अच्छी बात है। नहीं तो कॉन्सेप्ट कम है, याद करके भी हम अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। बट जब जैसे 11th में आते हैं ना, तो आंखें है ना ऐसी खुली की खुली रह जाती हैं। यार ये है क्या एक्चुअल केमिस्ट्री, हाँ भैया यही। अभी तो धीरे धीरे पता लगेगा तुमको, इसलिए हम बहुत आराम से पढ़ रहे हैं, कि लिंक कर रहे हैं कि सर बचपन में जो हम पढ़ते थे ना वैसे ही तो कर रहे हो आप। बताओ हमको 20 मोल अमोनिया बनाना है। कितने मोल अमोनिया बनाना है, 20 मोल अमोनिया। तो भैया क्या होगा, 3/2 × 20 मोल हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगी। कैंसिल करो, आंसर कितना आ जाएगा, 30 मोल। क्या पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया? लिखो, लिखो। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द अमाउंट ऑफ, द अमाउंट ऑफ जिंक, द अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड, the amount of zinc required to produce, the amount of zinc required to produce 2 to 4 ml, 2 to 4 ml hydrogen gas, 2 to 4 ml hydrogen gas on treatment with, on treatment with dilute hydrochloric acid, on treatment with dilute hydrochloric acid will be, on treatment with dilute hydrochloric acid will be। हाँ भाई कैसे करेंगे, सबसे पहले तो क्या आनी चाहिए हमको, रिएक्शन। तो क्या होगी रिएक्शन, Zn+, अरे याद होगी, मेटल की डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन हाइड्रोजन गैस, बोल हाँ 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 हाँ, आगे 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 आगे। Zn+ डाइल्यूट HCl क्या बनाएगा, Cl2 + H2 गैस। अरे बात समझ में आ गई है, ये रिएक्शन 10th क्लास की बहुत फेमस रिएक्शन। ठीक है, मेटल की, तुम इसमें जनरल रिएक्शन भी लिख सकते हो साथ के साथ, कि मेटल, ये लो मैं लिखा भी देता हूं, मेटल, सारे मेटल नहीं, डाइल्यूट एसिड के साथ, ये लो जनरल रिएक्शन में लिखा दी मैंने, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सोल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और यहाँ पे जो मेटल होंगे वो कैसे मेटल होते हैं, रिएक्टिव मेटल, मतलब इन रिएक्टिविटी सीरीज अबव हाइड्रोजन होने चाहिए। कैसे मेटल्स होने चाहिए, रिएक्टिव मेटल। और रिएक्टिव मेटल बोले तो, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी हमने, अरे यार पढ़ी थी ना, उसमें जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर आ रहे हैं वो सारे मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या देते देते हैं, हाइड्रोजन गैस। तुम 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वापस पढ़ोगे, उसमें ये चीजें वापस आएंगी। अभी मैं रिएक्टिव मेटल कुछ लिखा देता हूं, जैसे Zn हो गया, Fe हो गया, सोडियम हो गया, ये सब हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एक्सेट्रा। ये जनरल रिएक्शन लिख लो, लिख लिया, जनरल रिएक्शन लिख ली। बट कॉपर नहीं देगा, अरे कॉपर नहीं देगा इसके साथ, है ना, कई बच्चे गलती से समझ ले भैया वो हाइड्रोजन से कहा आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, नीचे। तो रिएक्टिव मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके सोल्ट और क्या दे देती है, हाइड्रोजन। देखो याद नहीं आ रही, कोई बात, आ गई ना यार, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं हम किस पे, क्वेश्चन पे। अरे किस पे आ जाते हैं, तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देख लेंगे, देखो यहाँ पे देख लो। तो यहाँ पे हमको क्या दे रखा है और क्या पूछा है, चलो आ जाओ। अरे क्या दे रखा है और क्या पूछा है, 2 to 4 ml हाइड्रोजन गैस, उसके आगे कुछ लिखा है ना मैंने, एट एस टी पे लिखो यार, क्वेश्चन में करेक्शन करो।
क्वेश्चन में करेक्शन करो। 2 to 4 ml हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी है। 2 to 4 ml हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी है। तो मैंने क्या सिखाया था तुमको? करेक्शन कर लिया। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में 2 to 4 ml हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन में क्या सिखाया था? मैं देखो मोल मोल खेलेंगे हम तो, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा हो, क्या खेलेंगे? तो आ जाओ खेल लेते हैं। तो बताओ बैलेंस। हाँ, सबसे पहले बैलेंस Zn प्लस 2 डाइल्यूट एससी होगी। बैलेंस होगी? होगी क्या? देख लो ध्यान से। चल, हाँ भाई इधर देखो सब। अरे पेन रख दो यार, तुम्हारे लिए बतेरे क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, है ना? हाँ भाई, तुमको 1 मोल Zn चाहिए। 1 मोल Zn रिक्वायर्ड है कितने मोल हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए? एक। बताओ ये बात समझ में आती है? स्टैइक्योमेट्री वहां लगाएंगे जो क्वेश्चन ने दे रखा है और जो क्वेश्चन ने पूछा है। अभी क्वेश्चन ने वेट ऑफ जिंक पूछा है ना, और वेट कैसे निकालते हैं? मोल से। चाहे क्वेश्चन ने कुछ भी पूछा हो, हम उसके हमेशा मोल निकालेंगे। और मोल से हमने हर चीज निकालना सीखा है। वेट निकालना सीखा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना सीखा है, नंबर ऑफ एटम निकालना सीखा है, वॉल्यूम निकालनी सीखी है एट एसटीपी पे। अरे सीखी है कि नहीं सीखी? तो वही कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन के मोल निकाल लो। हाइड्रोजन के मोल निकालोगे तो क्या फॉर्मूला याद है कि भूल गए? 2 to 4 ml वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइड बाई, कैलकुलेशन किससे आसान होगी? 22.4 लीटर। बट यहाँ पे गेम खेल दिया, एमएल में है। तो एमएल को किस में चेंज करेंगे? लीटर में। तो ये भी लीटर हो गया और ये भी लीटर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा? 10 ऊपर घट गया 10 to the power -2। अरे आ रहा है कि 10 to the power -2? तो बताओ हो गया क्वेश्चन। बताओ 1 मोल Zn 1 मोल H2 इतने से बन रही थी भैया, तो 10 to the power -2 मोल H2 कितने से बनेंगे? 10 to the power -2 मोल Z। अरे बात समझ में आ गई क्या? मोल पता चल गए, वेट पता लग जाएगा कैसे? क्योंकि मोल बराबर क्या होता है? वेट अपॉन मोलर मास। और जिंक का मोलर मास होता है कितना? 63.5 नहीं होता, कितना होता है? 65। कितना होता है बच्चा? 60। वो तो कॉपर का होता है। तो अरे ये दे रखा होगा तुमको क्वेश्चन में, मास, एटॉमिक मास दे रखा होगा, कितना था? 65। ये दे रखा है तुमको, ठीक है ना? चलो, तो डब्ल्यू बराबर क्या आ गया? अरे डब्ल्यू बराबर क्या आ गया? 65 इंटू 10 to the power -2 ग्राम। बोले तो कितना? 0.65 ग्राम। लिख लो, हो गया कुछ? ऐसे बिल्कुल ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द मास ऑफ कार्बन एनोड, द मास ऑफ कार्बन एनोड कंज्यूम्ड, द मास ऑफ कार्बन एनोड कंज्यूम्ड, ब्रैकेट में लिखो, गिविंग ओनली CO2। द मास ऑफ कार्बन एनोड कंज्यूम्ड, ब्रैकेट में लिखो, गिविंग ओनली CO2, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, इन द प्रोडक्शन ऑफ, इन द प्रोडक्शन ऑफ 270 kg ऑफ एल्यूमिनियम, इन द प्रोडक्शन ऑफ 270 kg ऑफ एल्यूमिनियम मेटल फ्रॉम, एल्यूमिनियम मेटल फ्रॉम बॉक्साइट, एल्यूमिनियम मेटल फ्रॉम बॉक्साइट, बॉक्साइट आगे कंटिन्यू करो, बाई बाई द होल प्रोसेस, बाई द होल प्रोसेस इज, होल प्रोसेस बेटा HALL, होल प्रोसेस। मैं नए नए तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा, है ना? रिएक्शन में खुद बताऊंगा। और तुमको तो कुछ नहीं करना, तुमको क्या करना है? स्ट्राइक्यू लगानी है। क्या लगानी है? स्ट्राइक्यू। बताओ क्या होगी? बॉक्साइट Al2O3। क्या? Al2O3। तो देखो रिएक्शन क्या होगी, इधर देखो, इधर देखो, कार्बन एनोड कंज्यूम्ड, रिएक्शन विद क्या? बॉक्साइट। तो ये रिएक्शन करता है C प्लस Al2O3 और ये बनाता है क्या? Al प्लस, और कार्बन ओनली क्या बनाएगा? CO। तुम रिएक्शन के टेंशन मत लो, टाइम के साथ ये सारी रिएक्शन तुम्हारे सामने आ जाएगी। क्या था क्वेश्चन? कार्बन एनोड, कार्बन एनोड कंज्यूम्ड रिएक्शन विद बॉक्साइट टू फॉर्म एल्यूमिनियम एंड CO। वैसे तुम बना भी सकते थे अगर तुम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो ना। कार्बन एनोड किससे रिएक्ट कर रहा है? बॉक्साइट। बॉक्साइट मैंने बता दिया क्या होता है? Al2O3।
रिएक्ट कर गया, क्या फॉर्म कर रहा है, एल्युमिनियम, और साथ में कार्बन तो क्या निकाल रहा था, CO2। बताओ, बैलेंस करो, बैलेंस करो। 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे 4। सही है ना? अरे बात समझ में आ रही है? अब जो दे रखा है और जो क्वेश्चन ने पूछा है, क्या दे रखा है, अरे एल्युमिनियम का अमाउंट दे रखा है ना, क्या पूछा है, अरे ये एनोड कार्बन ही है यार। बात समझ में आ रही है क्या? क्वेश्चन से घबराना नहीं है, लैंग्वेज से। एकदम अच्छी अच्छी लैंग्वेज के क्वेश्चन करेंगे जब तो कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है? अरे इस टाइप की मेट्री लगाने में तुमको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कुछ भी नहीं करना, यूनिटरी मेथड लगाना है। ठीक है ना? चलो, इस किसके बीच लगाओगे, कार्बन और एल्युमिनियम लगाओ। इसे 3 कार्बन यूज आएंगे कितने बनाने में, 4 मोल। मोल में खेलना है ना अपन को तो, अरे किस में खेलना है, मोल मोल। तो 3 कार्बन के मोल रिएक्ट करेंगे तो कितने मोल एल्युमिनियम के बनाएंगे, 4 मोल एल्युमिनियम। क्या दे रखा है, मोल। वेट दे रखा है ना, तो साइड में मोल निकालो। 270 kg, और एल्युमिनियम का कितना होता है, 27। किस में चेंज करोगे इसको, ग्राम में। कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1000। अरे आ जाएगा क्या? तो बताओ, 1 मोल एल्युमिनियम के लिए कितनी चाहिए होगी कार्बन, अरे बोलो यार, 3/4 कार्बन। इसको मैं ऐसे लिखूं, 3 मोल कार्बन। अब तुम, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तुम देख क्या रहे हो, अरे क्वेश्चन तो सोल्व हो गया, लिखना चालू करो, लिखना चालू करो। 3 मोल कार्बन, यहाँ पे कितना हो गया, 3/4 मोल। अरे रुक तो जा यार, अभी पूरा हुआ कहाँ है क्वेश्चन सोल्व। मैंने बोला है तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन सोल्व हो गया, अब आगे कर रहा हूं मैं। 1000 मोल एल्युमिनियम के लिए कितना चाहिए होगा, 3/4 × 1000 मोल कार्बन। क्या वो गलती कर दी, 10,000 आ रहा है क्या? लो यार, 10,000 कर लेते, इसमें इतना क्या टेंशन ले रहे हो तुम? ये लो। और बताओ, कहाँ पे क्या क्या करना है बताओ, कहाँ पे 10 जीरो लगानी है वो भी बता दो। ठीक है, 10,000 हो गया ना भाई, देख लेना भाई एक बार ध्यान से, लिख लो, लिख लो आराम से। हाँ भाई, किया क्या, कैलकुलेट किया क्या, क्या आया ये कितनी बार घटा, अरे ये कितनी बार आया, ये क्या आया, नहीं ये टोटल क्या आया, 7,000 मोल कार्बन। उसने अमाउंट पूछा था, क्या पूछा था, अमाउंट। तो वेट ऑफ कार्बन बराबर 7500 × 12। चेक करो, 90000 ग्राम आ रहा है क्या, और केजी में बात करेंगे तो 90 kg। क्या आ जाएगा, 90 kg। देखो आराम से कर सकते, कितना आ जाएगा, 90 kg। देख लो आराम से, वेट ऑफ कार्बन पूछा था, अरे मास ऑफ कार्बन पूछा था ना। चल आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। क्या कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है, 3 ही क्वेश्चन हुए तो लिखो, लिखो। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड एट 1 atm, at 1 atm and 273 Kelvin, at 1 atm and 273 Kelvin on heating, on heating, on heating 24.5 gram potassium chlorate, 24.5 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट। सर सीधा सीधा सा ही बता देते, है ना, क्यों हमको मतलब पोटेशियम क्लोरेट से खिलवा रहे हो, है ना? क्या होता है इसका फॉर्मूला, अरे वाह, KClO। अब इसकी रिएक्शन सुन लो, बहुत फेमस रिएक्शन है। जब KClO3 को हीट करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है, ये हीट का साइन होता है ना,
क्या बनता है, KCl और O2। लिखो और बैलेंस करो इसको, लिखो और बैलेंस करो इसको। हो गई क्या? क्या बात कर रहे हो, उसको इतना भी फास्ट नहीं है मैं। अरे फास्ट हो यार तुम। हाँ भाई, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? तीन। तो यहाँ पे कितना लगा दे, 3, 2 और 2। हो गई, बैलेंस हो गई। क्या दे रखा है और क्या पूछा है? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पूछी है, कौन सी कंडीशन पे? एसटीपी नहीं है वो। एसटीपी है क्या वो? 1 atm एंड 273 केल्विन है वो। और 1 atm एंड 273 केल्विन पे वॉल्यूम होती थी 22.4 लीटर। ये यही गलती करोगे तुम। अरे भाई एसटीपी नहीं है वो है 1 atm एंड 273 केल्विन। अगर एसटीपी लिख दे तो उसमें वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस होती है 22.7 लीटर। लेकिन अगर ये कंडीशन लिख दे तो इसमें वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस निकाल के बताया था मैंने तुमको कितना, 22.4 लीटर। अरे ये गलती, अरे रुक जा बच्चा रुक जा, ये गलती करके आएगी पेपर में फिर। देखो समझ में ही नहीं आएगा कि ये अगर क्वेश्चन आ गया ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इस बार नीट में भी दिए होंगे मैंने, और अगला पेपर होगा उसमें भी दूंगा कि 1 atm एंड 273 केल्विन लिख रखा हो तो 22.4 लीटर लेते हैं। बात समझ में आ गई। लेकिन एसटीपी लिख रखा हो तो फिर हम चूज करेंगे कि अगर कैलकुलेशन 22.4 से आसान हो रही है तो उससे कर लेंगे। लेकिन अगर वॉल्यूम ऑफ गैस पूछेगा ना तो हमेशा ही क्या लेंगे एसटीपी पे, 22.7 लीटर। बात समझ में आ गई। चल, अब किस किस के बीच लगाए? ये दे रखा है, इसका मास मतलब मोल मिल जाएंगे यहां से, और ये इसका, इसके मोल मिल जाएंगे तो क्या मिल जाएगी, वॉल्यूम। तो बताओ 2 मोल KClO3 चाहिए कितने मोल ऑक्सीजन बनाने के लिए? अरे बोलो यार। 3 मोल ऑक्सीजन बनाने के लिए। तो बताओ, अगर 1 मिनट रुक जाओ, हमको ऑक्सीजन चाहिए ना, तो बताओ यूनिटरी किस साइड लगाएंगे? अरे राइट हैंड साइड लगाएंगे ना। तो कितने हो जाएगा, 3/2 मोल। और ये इससे क्या निकाल लोगे तुम, मोल ऑफ KClO3 24.5, और इसका मोलर मास निकाल लो साइड में, 39, 35.5, और ये हो गया 48। तो 0.5, 8 और 5 13, और 9, 2 आ गया, 22, 5 6 7 8, 122.5 आ गया। अरे आ गया क्या? अरे निकाल लेना आराम से, आ जाएगा। इतना क्या सोच रही है, इतना परेशान हो रही फालतू में, है ना? ठीक है, आ जाएगा। ये केवल कैलकुलेशन की प्लस किया है यार, मोलर मास बोली। हाँ बढ़िया। हाँ भाई, ये कितनी बार कट जाएगा, 0.2 बार। कितनी बार कट जाएगा ये, 0.2 बार। आ गया आंसर, क्या देख रहे हो, लिखना चालू करो, हो गया क्वेश्चन। 0.2 मोल KClO3 क्या देगा, 3/2 × 0.2, कट कट, ये आ जाएगा 0.3 मोल। और मोल पता चल गया तो वॉल्यूम पता चल जाएगी, क्योंकि मोल ऑफ O2 बराबर वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाई 22.4 लीटर। तो यहां से वॉल्यूम निकल जाएगी तुम्हारी, वॉल्यूम इन लीटर ऑफ O2 गैस बराबर 0.3 × 22.4, किसमें, लीटर। कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। अरे गुरुदेव, मोल है ये, क्या कर रहा है, मोल वेट अपॉन मोलर मास। अरे यार, वेट अपॉन क्या, मोलर मास होता है ना यार, वेट अपॉन मोलर मास। KClO3 का मोलर मास निकाला है ये मैंने, क्या, 122.5। समझ गया ना? ठीक, लिख लो, लिख लो आराम से। हाँ भाई, कितना आ रहा है, 6., चलो 6.72 लीटर, ठीक है। चलो आगे लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। व्हाट मास ऑफ, व्हाट मास ऑफ CO2 गैस, what mass of CO2 gas will be obtained, what mass of CO2 gas will be obtained by the complete combustion of, by the
complete combustion of 570 gram by the complete combustion of 570 ग्राम ऑक्टेन। बस सर इसी की कमी थी, 570 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, बस सर इसी की कमी थी। आ जाओ, एल्केन का फॉर्मूला क्या था, लिख लो फटाफट लिख लो, रिवाइज हो रहा है। CnH2n प्लस 2, एल्कीन का फॉर्मूला, अरे लिख लो यार फटाफट लिख लो। CnH2n, एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2। हाइड्रोकार्बन बोले तो केवल उसमें क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन और कार्बन। जो बच्चे ध्यान से 10th पढ़े हैं उनको अभी तक याद होगा कि हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, ऐसे कंपाउंड जिसमें कंपाउंड विच कंटेन ओनली, लिख लो, कंपाउंड विच कंटेन ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। फॉर एग्जाम्पल जिसमें तुम्हारे आगे CXHY, अब ये X और H कुछ भी हो सकता है, पढ़ा है ना ये? हाँ शाबाश, ऐसा लगना चाहिए। हाँ ठीक, तो देखो इधर, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, n बराबर 8। अरे ऑक्ट, ऑक्ट किस में ओ, ऑक्टेन की स्पेलिंग OCTAN ही आएगा, है ना। ऑक्ट मतलब n बराबर कितना, 8। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चा, C8H8, डबल का +2, अरे हाँ डबल का +2। आगे बढ़े, चल अब मैं तुमको एक जनरल रिएक्शन दिखा देता हूं कि जब भी हाइड्रोजन का कंप्लीट कंबशन होता है तो जो प्रोडक्ट बनते हैं वो फिक्स बनते हैं, CO2 गैस। इधर ध्यान से सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने वाला हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्लस H2O। अब ये जो H2O गैस बनेगा या लिक्विड, ध्यान से सुनना दोनों कान खोल के मैं क्या बोलने वाला हूं। ये जो H2O गैस बनेगा या लिक्विड, वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन ने टेम्परेचर क्या दे रखा है। अगर क्वेश्चन ने टेम्परेचर 373 केल्विन के ऊपर दे रखा है तो ये जो H2O होगी वो कौन सी फॉर्म में होगी, गैस। कुछ नहीं बोल रखा तो हमेशा H2O को क्या लेके चलोगे ऐसे में, लिक्विड। ये तुमको डाउट आएगा, आज नहीं तो 10 दिन बाद आएगा, आज नहीं तो 10 दिन बाद आएगा। क्या डाउट आएगा कि सर इस H2O को लिक्विड लेना है या गैस, जैसे इस बच्चे को भी आया था थोड़ी देर पहले। तो जब भी अगर टेम्परेचर 3 से मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो तो ये H2O हमेशा किस फॉर्म में आएगी, गैस। और अगर कुछ नहीं दे रखा तो हम रूम टेम्परेचर मान के चलेंगे, और रूम टेम्परेचर में तो H2O किस फॉर्म में होती है, लिक्विड। क्या बात क्लियर है अच्छी तरीके से, चल तो ये अगर लिख लिया तो भैया यहाँ पे क्या आ जाएगा, H2O लिक्विड, ठीक। हाँ भाई, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा x प्लस वाई बाई 4। ये तुमको रटना नहीं है, बस लिख के छोड़ दो अभी, x प्लस वाई बाई 4, यहाँ पे आएगा x और यहाँ पे आएगा y बाई 2, लिख लो। रटना नहीं है, इसको हम समझेंगे आराम से, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। लिख लिया, चलो तो अभी तो इस पे आ जाते हैं, ऑक्टेन पे। अरे मैंने इसी में बता दिया यार सारा। चाहे मीथेन को कंबशन कराओगे तो क्या बनेगा, CO2 और H2O। इथेन को कराओगे तो भी क्या बनेगा, CO2 और H2O। प्रोपेन को कराओगे तो भी क्या बनेगा, CO2 और H2O। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑक्टेन पढ़ रहे हैं। तो C8H18, ये बैलेंसिंग है, कैसे आई वो मैं तुमको सिखा दूंगा, तुम उसकी टेंशन मत लो, अभी लिख के छोड़ दो। हाँ भाई ये रटना मत, पता चले घर में कॉपी खोल के इसको ही रटने बैठ गए। और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है हमारे पास, है ना। हाँ, ये क्या बनेगा, CO2, और ये क्या बनेगा, H2। कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में तो क्या मान के चलेंगे, लिखो। बात समझ में आ गया। ये जो ऑक्टेन है वो लिक्विड फॉर्म में, और यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन है वो गैस, ठीक। बैलेंसिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करो, क्या आएगी यहाँ पे, 8। यहाँ पे 8 कार्बन देना है यार, वहां पे कितने हो गए, 8। यहाँ पे हाइड्रोजन के हो तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 9। इनको बैलेंस करने का एक तरीका है, अगर तुमने नहीं सीखा हो तो मैं सिखा देता हूँ। हाइड्रोकार्बन को बैलेंस हमेशा सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले कार्बन को बैलेंस किया, 8 कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस किया, 18 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। आ जाओ, 8 इंटू 2 प्लस 9, 25। तो यहाँ पे 25 नहीं लिखेंगे, 25 बाई
ऐसा क्यों लिखा, ये भी बच्चों को नहीं आता समझ में कई बार। अब अच्छे से अगर किसी ने पढ़ा दिया हो पहले से तो ठीक है कि सही एक O2 में 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। ये तो मैं बता चुका हूँ यार, जब मैं वेट निकालना सिखाया था तुमको बता चुका हूँ ना कि सर 25 O2 में कितने होंगे, 50। तो हमको तो कितने चाहिए, 25, तो 25/2 में कितने होंगे, 20। तो पहले भी सिखा दिया था। अरे 2 से 2 कट जाता है ना यार। अगर मान लो 13 ऑक्सीजन बनते तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करते, 13/2 से। वहां पे 15 बनते तो किससे मल्टीप्लाई करते, वहां पे 8 बनते तो किससे मल्टीप्लाई करते, 8/2 से। 8/2 मतलब 4, है ना, बाई टू रट लिया बस है, ठीक है। अरे ओड नंबर बनता है तो डिवाइड बाई 2 करके मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। चल अब हमको क्या दे रखा है और क्या पूछा है, अरे आ जाओ क्वेश्चन पे, क्या दे रखा है और क्या पूछा है, मास ऑफ ऑक्टेन दे रखा है और क्या पूछा है, CO2 गैस का मास पूछा है, मतलब इसके और इसके बीच लगाना है, राइट। तो बताओ 1 मोल ऑक्टेन कितने मोल CO2 दे रहा है, 8 मोल CO। तो ऑक्टेन के मोल निकालो, निकालो फटाफट निकालो, मैं नहीं निकाल रहा हूं, निकालो निकालो। 12 8 96, 96 प्लस 18 114, तो 570। भाई कैलकुलेशन तेज करो तुम्हारी, 570 डिवाइड बाई 114 कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। तो 5 मोल ऑक्टेन, 5 मोल ऑक्टेन क्या देगा, 8 × 5 40 मोल CO2। और मोल निकल गए तो वेट निकल जाएगा, वेट ऑफ CO2 बराबर, वेट ऑफ CO2 बराबर मोल कितने 40, मास कितना 44। तो ये आ रहा है 1760। चेक करो यही आ रहा है, चेक करो, लिख लिया, मेरे बात समझ में आ गई है। अब मैंने एक ऑक्टेन का सिखाया है, क्वेश्चन किसी का भी आ सकता है, बात समझ में आ गई। करना कैसे होता है, ये रिएक्शन मैंने तुमको जनरल, हर क्वेश्चन में जनरल रिएक्शन बता रहा हूं मैं तुमको। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में जरूरी नहीं है क्या दे रखी हो, रिएक्शन दे रखी हो, तो उसके लिए हमको तैयार होना पड़ेगा। चल एक नए तरीके का क्वेश्चन लिखो, लिखो 12 ग्राम ऑफ 12 ग्राम ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, 12 ग्राम ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल gives 14.8 ग्राम ऑफ 14.8 ग्राम ऑफ इट्स नाइट्राइड, 14.8 ग्राम ऑफ इट्स नाइट्राइड, नाइट्राइड बोले तो, नाइट्राइड बोले तो नाइट्राइड, 14.8 ग्राम ऑफ इट्स नाइट्राइड। कैलकुलेट एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इज, कैलकुलेट एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इज। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना, ठीक है। सबसे पहले तो अंडरलाइन करो एल्कलाइन अर्थ मेटल में, जब पीरियोडिक पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा कि एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सी होती है, ठीक है ना, पढ़ लिया ना तुमने। हाँ तो देखो फिर, एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, अरे लिख लो यार, अगर पढ़ लिया एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या हो जाएगा इसमें, V2+ Mg2+, यही आएंगी, अरे यही आएंगी क्या, Ca2+ एक्सेट्रा, मतलब +2 वैलेंसी होगी इनकी, 2 वैलेंसी होगी, क्या होगी 2, इनकी वैलेंसी क्या होगी 2 इंजर्ड। तो इनका नाइट्राइड फॉर्मेशन क्या होगा, बता सकते हो, नाइट्राइड फॉर्मेशन। देखो रिएक्शन क्या होगी बच्चा, इधर देखो ध्यान से देखो, इधर सब बच्चे पेन रख दो, इधर देखो एक मेटल होगी, नाइट्राइड बना रहा है मतलब नाइट्रोजन से साथ क्या हुई होगी रिएक्शन, और नाइट्राइड बना रहा है तो नाइट्राइड की वैलेंसी होती थी, इसको रिप्रेजेंट करते थे ऐसे, ठीक है। अब कोई अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा और वो इससे कंबाइन होगा, तो इधर देखो मैं सिखा रहा हूं तुमको कि मेटल M है, N3- है, अरे है या नहीं है ना। और इसकी वैलेंसी क्या होगी यहाँ पे, इसकी वैलेंसी तो 2 क्योंकि बोल दिया ना, और इसकी वैलेंसी 3। अरे बात समझ में आ रही है, दोनों को क्या करोगे क्रिस क्रॉस, क्या बनेगा ये M3N। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, लेकिन रिएक्शन पता होगी तो आसान होंगे, और रिएक्शन नहीं पता होगी
तो भैया इनको हिलाने के लिए भी हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई ना? हाँ, ठीक है। और ये क्या बनेगा यहाँ पे M3N2। सबसे पहले क्या करेंगे इसको बैलेंस, तो 3M और यहाँ पे नाइट्रोजन तो 2 ही बैलेंस हो गई। अब क्या करें, अब क्या करें, स्टोइकियोमेट्री लगाओ। तुमको एटॉमिक वेट ऑफ मेटल पूछा है ना, एक तो इसके बीच लगाओ और एक दे क्या रखा है नाइट्राइट 14.8 ग्राम। अरे दे रखा है ना यार, तो ला जाओ इधर देखो, इधर देखो 3 मोल मेटल ही है ना, ये क्या है मेटल। हाँ भाई, तो क्या होगा 3 मोल मेटल, 3 मोल M लिख दूं, अरे लिख दूं क्या 3 मोल M क्या बना रहा है 1 मोल, अरे बोलो यार M3N2 बना रहा है। तो बताओ 1 मोल M कितने बनाएगा 1/3 मोल M3N2। बताओ कोई दिक्कत वाली बात? इसके मोल कैसे निकालें, वेट कितना दे रखा है M का 12 ग्राम, तो 12 ग्राम डिवाइड बाई, एक चीज करो एटॉमिक वेट, अरे जब नहीं दे रखा होता है जो निकालना होता है उसको कुछ मान लो ना यार। एटॉमिक वेट ऑफ मेटल हमने मान लिया कितना, एक्स मत मानो ए मान लो, एक्स दिक्कत करता है मल्टीप्लाई के साइन में फिर, है ना? तो बताओ क्या आएगा 12/, किसी भी बच्चे को यहां तक दिक्कत है, आराम से यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक, चलो आगे बढ़ू। ठीक है, तो बताओ 12/A मोल M में क्या होगा 12/A इंटू 1/3, अरे हाँ या ना, कट जाएगा, क्या आएगा 4/A मोल M3N2। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया ना? क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ अभी, अभी तो देखो पिक्चर बाकी है। क्या होगा इसमें मोल ऑफ M3, अरे बोलो यार 2, कितना वेट दे रखा है उसका 14.8, इसका मोलर मास लिखो M, अरे ये तो क्वेश्चन बहुत किया हमने। अरे क्वेश्चन नहीं था कि वो X3Y2 और X2Y3 बना रहा था एट, हाँ आया ना, आया ना, आया ना, याद आ गया ना? हाँ, तो उसमें भी तो ऐसे किया था। तो बताओ इसका क्या मास होगा 2A+28। अब सर क्या हो गया 3A, बहुत बढ़िया, दिमाग सही चल रहा है। 3A+28, सर यहाँ पे भी मोल, यहाँ पे भी मोल, क्या करें दोनों को बराबर, अरे दोनों को क्या कर दें इक्वेट कर देना, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है इतना बन रहा है और हमने अकॉर्डिंग टू रिएक्शन इतना बना लिया, तो दोनों को क्या कर दो इक्वेट, और इक्वेट करोगे तो क्या आएगा 4/A बराबर 14.8 डिवाइड बाई 3A+28। क्या हम आगे कैलकुलेट कर सकते हैं? लिखो, लिखो, लिखो। हाँ भाई आ गया क्या? 40 ग्राम ए बराबर कितना आ जाएगा 40 ग्राम में दे रखा हो, ग्राम में, ऑप्शन यू में दे रखा हो तो यू में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। ए बराबर हम कितना बोल सकते हैं, कितना आ जाएगा 40। बात समझ में आ गई क्या? एक लास्ट क्वेश्चन फिर हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे। लिखो, लिखो। अरे क्या हुआ, सब ठीक चल रहा है ना? हाँ, अभी एक बार समय ऐसे नहीं, खुद से करना पड़ेगा घर जाके, है ना, जब जाके दिमाग में बैठेगा, है ना? लेवल बढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि पता है ना नीट का लेवल कौन से लेवल पे आ रहा है। हाँ समझ गई, बस बहुत है। हाँ भाई लिखो फॉर द गैसियस रिएक्शन, फॉर द गैसियस रिएक्शन, और रिएक्शन दे रखी है ये बहुत प्यारी सी, H2 गैस प्लस Cl2 गैस, और ये फॉर्म कर रहा है 2HCl गैस। लिखो आगे, इफ 40 ml हाइड्रोजन गैस, if 40 ml hydrogen gas reacts with chlorine, if 40 ml hydrogen gas reacts with chlorine, then find find the required volume of Cl2 gas. First लिखो, then find first the required volume of Cl2 gas. Second लिखो, second लिखो
वॉल्यूम ऑफ प्रोड्यूस्ड HCl गैस। सेकंड लिखो, वॉल्यूम ऑफ प्रोड्यूस्ड HCl गैस, वॉल्यूम ऑफ प्रोड्यूस्ड HCl गैस। लिख लिया क्या? चलो कैसे सोल्व करते हैं, आ जाओ इधर। अब हम इसमें खेलेंगे क्या, मोल मोल नहीं खेलेंगे, अब इसमें वॉल्यूम वॉल्यूम खेलेंगे। क्या खेलेंगे? अब अगर क्वेश्चन ने नहीं लिख रखा तो हम कंडीशन सेम मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? सेम, मतलब एट सेम टेम्परेचर एंड, आगे लिख लो इसको पूरा कर लो। जो ये कंडीशंस हैं वो एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। लिख लिया क्या? अरे लिख लिया क्या? तो इसको कैसे पढ़ेंगे? अरे इसको कैसे पढ़ेंगे कि सर एक वॉल्यूम H2 गैस कितने वॉल्यूम CH2 से रिएक्ट कर रही है? 1 वॉल्यूम। और कितने वॉल्यूम फॉर्म कर रही है? 2 वॉल्यूम HCl। अरे हाँ या ना? तो बताओ, अगर 40 ml H2 क्वेश्चन ने दे रखा है तो कितना चाहिए? 40 ml ही हमको क्या चाहिए? Cl। अरे बात समझ में आ गई क्या? और अगर हमको क्वेश्चन में दे रखा है 40 ml H2, तो बताओ एक वॉल्यूम से कितना वॉल्यूम बन रहा है HCl का? 2। तो 40 ml से कितना बनेगा? 80 ml HCl गैस। लेकिन ये हम जब ही लगा सकते थे जब क्या हो? गैस। वापिस सुन लो, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन बनते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन से खेलने के। कौन से रिलेशन से खेलने के लिए? वॉल्यूम। कि सर एट सेम टेम्परेचर प्रेशर पे मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं एक वॉल्यूम से रिएक्ट करने के लिए कितने वॉल्यूम Cl2 चाहिए? एक। कितना फॉर्म होगा? क्या बात समझ में आ गई? अब ये जरूरी नहीं है ml में दे, हो सकता है लीटर में दे देता। तो मतलब 40 लीटर H2 कितने लीटर Cl2 बना दी? 40। अरे बात समझ में आ रही है क्या? 40 लीटर H2 कितने लीटर HCl बना दी? 80। लिख लो। लिख लिया? स्टैइकियोमेट्री क्लियर हो जाएगी है ना? अभी तो एक कॉन्सेप्ट और पढ़ना है और फिर दोनों को मिक्स करके भी क्वेश्चन करेंगे, है ना? अभी तो हमको समझ में आ रहा है कि स्टैइकियोमेट्री कहाँ लगानी है। एक दे रखा और दूसरा पूछा हो, एक दे रखा और दूसरा पूछा हो। चल, ये तो दिमाग में बैठे सबसे पहले तो, है ना? चल, दूसरा कॉन्सेप्ट। क्या सब बच्चों का दिमाग ठीक चल रहा है अभी? अरे सही चल रहा है कि नहीं चल रहा? चलो, क्योंकि दूसरा कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लिमिटिंग रिएजेंट। हेडिंग डालो, लिमिटिंग रिएजेंट। जिसको हम बहुत प्यार से क्या बोलेंगे? LR बोलेंगे। बहुत प्यार से क्या बोलेंगे? LR। लिखा? चलो इधर देखो, इधर देखना है ना, कुछ भी नहीं लिखना, पेन रख दो और इधर देखो। जैसे कोई रिएक्शन है A+2B और ये बना रहा है क्या? 3C। आराम से मेरे क्वेश्चनों का आंसर देना, ये कॉन्सेप्ट भी आराम से बैठ जाएगा तुम्हारा। देखो, अगर सपोज करो कि ये वाला जो रिएक्टेंट है वो रिएक्शन में पहले खत्म हो गया। सपोज करो ये वाला जो रिएक्टेंट है वो रिएक्शन में पहले खत्म हो गया, बताओ रिएक्शन अब भी चलती रहेगी क्या? दिमाग लगाओ अपना। क्या रिएक्शन अब भी चलती रहेगी क्या? नहीं। अगर एक रिएक्टेंट खत्म हो गया वो रिएक्शन रुक जाए। क्या पहला पॉइंट क्लियर हो गया क्या? अरे क्या पहला पॉइंट क्लियर हो गया क्या? मतलब जितना प्रोडक्ट बनेगा ना, कब? जब ये खत्म हुआ होगा। जब ये खत्म हुआ होगा उतना प्रोडक्ट जो बनेगा वो कितना प्रोडक्ट होगा? मैक्सिमम प्रोडक्ट होगा। अरे बात समझ में आ रही है क्या? अरे भाई, ये सपोज करो ये रिएक्शन में पहले खत्म हो गया, इसी को बोलते हैं क्या? एलआर। जो रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाता है उसी को क्या बोलते हैं? एलआर बोलते हैं। क्या बात पहली क्लियर? दूसरी, अगर ये रिएक्शन में कंज्यूम हो गया तो ये जितना कंज्यूम होगा उसके रेस्पेक्टिव ही क्या बनेगा? प्रोडक्ट। मतलब बताओ प्रोडक्ट को कौन डिसाइड कर रहा है? बस सीख गए। प्रोडक्ट को कौन डिसाइड कर रहा है? एलआर। प्रोडक्ट को कौन डिसाइड कर रहा है? क्या इतनी बात समझ में आ गई? और जो रिएजेंट बच जाता है उसको बोलते हैं हम क्या? एक्सेस रिएजेंट। क्या बोलते हैं उसको? एक्सेस रिएजेंट। बात समझ में आ रही है? ठीक है।
अब हमारा जो पूरा ध्यान है वो किसको निकालने में है कि एलआर होता क्या है। मतलब एलआर होता क्या है वो तो समझ लिया, जो रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो रहा है। लेकिन अब ये समझना है कि एलआर रिएक्शन में फाइंड कैसे करना है। बात समझ में आ गई तो लिखना चालू करो, लिखो। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब लिखो, इट इज द रिएजेंट, इट इज द इट इज द रिएजेंट which is consumed which is consumed earlier in a reaction. It is the reagent which is consumed earlier in the reaction, earlier in a reaction. Next line में लिखो, whatever whatever amount ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो, मोल भी हो सकता है, मोल में भी हो सकता है, मास में भी हो सकता है, वॉल्यूम में भी हो सकता है। और वॉल्यूम वाला केस किसमें, गैस में। ब्रैकेट क्लोज करो, ब्रैकेट क्लोज करो। वॉट एवर प्रोडक्ट, क्या बोला था, वॉट एवर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड विल बी फॉर्म्ड, एक सेकेंड एक सेकेंड, क्या लिखा है हमने, वॉट एवर प्रोडक्ट, इसको काट दो, अभी इसकी जरूरत नहीं है, इसको ऐसे लिखो, वॉट एवर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, वॉट एवर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड विल बी फॉर्म्ड, whatever product is formed will be formed on the basis of on the basis of limiting reagent, on the basis of limiting reagent। तो ब्रैकेट में लिखो, it is also known as, it is also known as maximum product formed, it is also known as maximum product formed। नेक्स्ट लाइन में लिखो, the other reactant the other reactant the other reactant left the other reactant left is called, क्या बोलते हैं उसको, एक्सेस रिएजेंट। क्या बोलते हैं उसको, एक्सेस रिएजेंट। लिख लिया क्या, एक टिप लिख लो कि कब यूज में लेना है इसको, टिप लिखो या नोट डाल लो, या नोट डाल लो। व्हेन अमाउंट्स, नोट डाल के लिखो, व्हेन अमाउंट्स, अब लिखो इसके ब्रैकेट में, पहले लिख लिया अब लिखो, व्हेन अमाउंट्स, अमाउंट्स में क्या क्या हो सकता है, मोल भी हो सकता है, मास भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है। वॉल्यूम कौन से केस में, गैस के केस में। ब्रैकेट क्लोज, ऑफ ऑफ टू और मोर of two or more reactants are given, of two or more reactants are given, then use the concept of, then use the concept of, then use the concept of LR, then use the concept of LR and form product on the basis of LR, and form product on the basis of, बच्चा क्या, LR। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई यहाँ तक, इतनी बात मैंने इसके थ्रू समझाई है। अब हमारा सारा ध्यान किसमें है, लिखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलआर। जब पूरा जीरो हो जाएगा तब प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। अरे भाई उसके बाद तो रिएक्शन हो ही नहीं रही ना, तो प्रोडक्ट बनेगा कैसे, मतलब उतना ही रहेगा, उतना ही रहेगा। भाई मेरे को एक चीज बता, अभी मैं यही तो बोल रहा हूँ, अगर ये खत्म हो गया तो क्या रिएक्शन और बढ़ेगी, और रिएक्शन और नहीं जाएगी तो क्या प्रोडक्ट और बढ़ेगा, तो वो क्या होगा, मैक्सिमम प्रोडक्ट। हाँ भाई क्या लिखा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलआर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखो, स्टेप फर्स्ट, राइट ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन, write a write a balanced chemical reaction। सेकेंड, सेकेंड पॉइंट लिखो, divide the divide the moles of reactant divide the moles of reactant with their respective with their respective
stoichiometric coefficients with their respective stoichiometric coefficients, comma, the least value give, comma, the least value give LR, comma, the least value give LR. लिख लिया? लिख के छोड़ दो, पेन रख दो और आराम से देखो जो मैं करूं। एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं। कईयों को दिमाग बहुत ज्यादा ऐसे कह रहा होगा, अरे बस सर बस रुक जाओ, है ना, बस 5 मिनट की और बात है ना। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। 48 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और ये फॉर्म कर रहा है, फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। बात समझ में आ गई? ये एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने छोटे फॉर्म में लिख दिया। क्या? कि 48 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। पिक्चर क्लियर है? तो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे? रिएक्शन। क्या होगी रिएक्शन? सर C+O2 क्या बनाएगा? सी। बिल्कुल आराम से सोच, बिल्कुल बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना, आराम से। हाँ भाई, बैलेंस। सबसे पहले स्टेप क्या? बैलेंस करते हैं, आ जाओ। बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? 2, और यहाँ पे भी क्या आएगा? कोई दिक्कत है? नहीं है। सबसे पहली स्टेप, अच्छा, इसमें सबसे पहले तो तुमको फाइंड करना है एला। क्वेश्चन में यहाँ पे लिखता जाऊंगा, तुम देखते जाना, एक ही क्वेश्चन में सबको समझा दूंगा। सबसे पहला काम क्या है? एला। क्या सिखाया था? सबसे पहले तो मोल निकाल लो इनके। मोल ऑफ कार्बन कितने आएंगे? अरे आएंगे नहीं आएंगे यार, बताओ। मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने आएंगे? 32 डिवाइड बाई 32, बताओ कितने मोल आएंगे? 8। बट एक में मजा, हाँ आ जाएगा, आ जाएगा, मजा आ जाएगा। हाँ भाई, आगे मूल आगे। ठीक है, अब साइड में हमको हमेशा एलआर निकालना है। कभी भी बीच में मत निकालना, साइड में जाना और एलआर निकाल लेना। कैसे निकालेंगे? सर कार्बन के केस में बोले तो 4 डिवाइड बाई उसका स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या? 2। कितना आएगा? 2। बात समझ में आ गई? ऑक्सीजन के केस में बोले तो सर कितना मोल? 1, और उसका स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी कितना? 1। बताओ लोअर वैल्यू कौन सी है? अरे लोअर वैल्यू बताओ ना यार, किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। तो एलआर कौन हुआ? ऑक्सीजन। ओहो, एलआर कौन हुआ? ऑक्सीजन। क्या फाइंड कर सकते हैं? कुछ भी नहीं करना। अगर क्वेश्चन में वेट दे रखा है, वॉल्यूम दे रखी है, हमेशा मोल निकालो रिएक्टेंट के, उनको उनके स्टैइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करो। जो वैल्यू कम आएगी वही क्या है? L। जो वैल्यू कम आएगी वही क्या है? एलआर। आराम से सोचो। क्या ये बात इतनी समझ में आ गई? तो बताओ, पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया क्या? क्या आएगा आंसर? ऑक्सीजन। बात समझ में आ गई क्या? दूसरा क्वेश्चन, मास ऑफ सीओ फॉर्म्ड। मैं मोल भी दे सकता था, बट मजा नहीं आ रहा था मेरे को मोल पूछने में, है ना। कुछ तो करे, उसमें मसाला तो डाले। ठीक है, तो क्या पूछ लिया मैंने? मास ऑफ सीओ गैस फॉर्म। हाँ भाई, क्या करेंगे? ध्यान से सुनना। जो एलआर है वो तो क्या हो गया? जीरो। अरे एलआर बचेगा क्या यार? लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब ही ये होता है कि वो रिएक्शन में पहले क्या हो चुका है? खत्म। क्या इतनी बात क्लियर है? अब बच्चे का पता क्या क्वेश्चन आएगा? सर अगर दोनों सेम हो गए तो? आज नहीं तो कल आएगा, मैं ही बता देता हूँ। सर अगर दोनों रिएक्शन, दोनों जितने भी रिएक्टेंट दे रखे, जरूरी नहीं है 2 ही रिएक्टेंट हो, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, और सब में ऐसे करना है। और जिनमें वैल्यू कम आएगी वही क्या होगा? एलआर। करेंगे हम ऐसे क्वेश्चन। तो मेरा क्वेश्चन है कि सर सेम हो गए हो तो दोनों ही खत्म हो जाएंगे यार। अगर दोनों ही सेम हो गए तो दोनों ही क्या हो जाएंगे? अच्छा। अब चाहे प्रोडक्ट, अगर मान लो ये दोनों 1-1 आ जाते हैं, तो अब चाहे प्रोडक्ट सी से बनाओ चाहे ऑक्सीजन से बनाओ, दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम। बट वो कौन सी कंडीशन पे? जब सेम। बट अभी तो नहीं आ रहा ना। चल, तो बताओ, ध्यान से सुनना। अब इसको तो भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए। प्रोडक्ट कौन डिसाइड करेगा? ऑक्सीजन। अरे प्रोडक्ट कौन डिसाइड करेगा? ऑक्सीजन। तो बताओ स्टैइकोमेट्री किसके बीच लगाओगे? अब स्टैइकोमेट्री लगानी है। अब एलआर का काम खत्म हो गया, अब क्या लगानी है? बताओ, दे रखा है और पूछा है, दो ही चीजें है ना। अरे दे रखा है और पूछा है। अब इधर आ जाओ। 1 मोल ऑक्सीजन
एक मोल ऑक्सीजन जब रिएक्ट कर रही है, प्रोडक्ट को कौन डिसाइड कर रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब बोलो एलआर, बोलो क्या बोलो? एक मोल ऑक्सीजन कितने मोल सीओ बना रही है? 2 मोल। क्या बात समझ में आ रही है? तो बताओ, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी कितने मोल है? अरे 1 मोल है ना, तो कितने मोल सीओ बनेगा? मोल सीओ बनेगा कितना, इसको मैं नीचे लिखता हूं, इसको मैं नीचे लिखता हूं, कितने मोल सीओ बनेगा बच्चा? 2 मोल सीओ। अरे बनेगा ना या नहीं बनेगा? 1 मोल O2 रिएक्ट कर रहा है जब, कितने मोल सीओ बना रहा है? 2 मोल सीओ। क्या दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया? क्या आ गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर? ये पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? कि मोल ऑफ सीओ कितना? 2। तो 2 × 28 कितना आ जाएगा आंसर? 56 आ जाएगा क्या? तीसरा क्वेश्चन पूछो, व्हाट इज एक्सेस रिएजेंट? अब सर ये क्या हलवा सा क्वेश्चन पूछ लिया आपने? एक्सेस रिएजेंट जो बच गया, अरे हाँ या ना? तो क्या हो गया तीसरे क्वेश्चन का आंसर? कार्बन। क्लियर? चौथा क्वेश्चन पूछो, खत्म नहीं हो रहे क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन पूछो, व्हाट इज द मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट? व्हाट इज द मोल्स ऑफ मोल्स रिमेनिंग, या लेफ्ट, या ऐसे लिखो इसको, मोल्स लेफ्ट ऑफ क्या? एक्सेस रिएजेंट। बोलो बात समझ में आ रही है? अब ये जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो बच्चा यहां तक तो पहुंच भी जाता है, बट इसको जो मैं अब सिखाने वाला हूं ना, उसमें बच्चे को बहुत दिक्कत आती है, तो दोनों दिमाग के तार आराम से सोचना ध्यान से। मेरे को इसके मोल निकालने, अरे हाँ या ना? मैं देखो कैसे सिखा रहा हूँ, नेक्स्ट बोर्ड पे, नेक्स्ट स्लाइड में सिखा रहा हूँ, देखना। 2 मोल ये रिएक्शन थी ना, अरे ये देखो ये रिएक्शन थी ना, अरे थी या नहीं थी? तो बताओ 2 मोल कार्बन कितने मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है? 1 मोल। हाँ या ना? और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कितने मोल है? 1 मोल है। अरे ऑक्सीजन के कितने मोल है? 1। मतलब सर 1 मोल ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा तो कार्बन के कितने मोल रिएक्ट होंगे? बात समझ में आ रही है क्या? वापिस बोल देता हूं, 1 मोल ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा तो कार्बन के कितने मोल रिएक्ट होंगे? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने मोल है इसके पास? 4 मोल। अरे 4 मोल है ना यार, तो उसमें से कितने रिएक्ट कर गए? 2। तो 4 - 2 कितने मोल बचे? 2। मतलब ऑक्सीजन के मोल मैंने किसकी टर्म्स में निकाल लिए? कार्बन के मोल्स के टर्म, क्योंकि माइनस तो वही कर सकता हूं ना यार, माइनस ऑक्सीजन के मोल थोड़ी कर सकता हूँ। वापिस देख लो, 1 मोल ऑक्सीजन कितने मोल कार्बन से रिएक्ट कर रहा है? 2 मोल। तो 4 में से कितने माइनस कर दिए? 2। हम ऐसे क्वेश्चन बहुत करेंगे, टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, नेक्स्ट क्लास में वापस समझा दूंगा। बट इतनी बात समझ में आ गई क्या? अरे आ गई क्या? तो बताओ, मोल्स लेफ्ट ऑफ एक्सेस रिएजेंट कितने हुए? 2। क्या बात समझ में आ गई? अगर एक और क्वेश्चन पूछ लेता, फिफ्थ, फाइनल मिक्सचर कंपोजिशन, फाइनल मिक्सचर कंपोजिशन, तो बताओ क्या आता? फाइनल क्या क्या बचा? अरे यही तो बचा, एक तो कार्बन बचा और एक क्या बचा? सीओ। तो बताओ आंसर क्या आएगा? यहां लिख रहा हूं मैं इसका आंसर, 2 मोल तो कार्बन और 2 मोल, अरे रिएक्ट नहीं कर रही है ना, पता चले इनको रिएक्ट करा दिया तुमने। 2 मोल कार्बन और क्या बन रहा है? 2 मोल। यही 5 क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाते, यही सेम। पहले एलआर फाइंड करना, दूसरा मास ऑफ सीओ फॉर्म कितना हो रहा है, यानी प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो रहा है, तीसरा एक्सेस रिएजेंट कौन है, चौथा उस रिएक्ट जो एक्सेस रिएजेंट है उसके मोल कितने बचे, और पांचवा फाइनल मिक्सचर कंपोजिशन। फाइनल मिक्सचर में क्या क्या बच गया? 2 मोल तो कार्बन बच गए और 2 मोल सीओ। क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? एक बार इसको लिख लो, ध्यान से सुनो मेरी बात, एक बार इसको लिख लो। तुम्हारा दिमाग, कई बच्चों का तो इतना पावरफुल नहीं है कि अभी 2 घंटे लगातार हम सुन पा रहे हैं, है ना? ठीक है, उसके टेंशन मत लो, इसको मैं वापिस एक बार समझा दूंगा, बट ये तुमको आसानी से समझ में आ जाए। लेकिन इसकी हम जब 3 से 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये और अच्छे से समझ में आ जाए। बात समझ में आ गई? चलो, थैंक यू सो मच। लिख लो इसको।